आरपीएफ के सभी नौजवान योद्धाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और हमारी ये लड़ाई जारी है। 2 मार्च से आपकी परीक्षा होने वाली है और हमने इस परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमने आरपीएफ का एक एग्जाम सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैथमेटिक्स के हम बेहतरीन क्वेश्चनों का बेस्ट और इजी सॉल्यूशन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन करेंगे, ताकि आप लोगों को फोकस समझ में आ सके कि कौन से वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज हमारी इस एग्जाम सीरीज की क्लास नंबर 3 होगी और पिछली 2 क्लास बहुत ही शानदार और बेस्ट रही है। आप सभी के रेस्पॉन्स और कमेंट से हमें महसूस हुआ। तो पहली बात तो आप सभी ने, जिन स्टूडेंट ने हमारी क्लास को रेस्पेक्ट दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष शिकायत भी है आप लोगों से। हजारों में व्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारे 1000 बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट और लाइक में बड़ी कंजूसी दिखाते हो। तो आप सभी से गुजारिश है, आप लाइक और कमेंट करते रहे, ये हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम और भी जोश और एनर्जी के साथ आपके साथ आपकी इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहे। ओके, तो लीजिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास का क्या बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। और जैसे पिछली क्लास में हमने बहुत सारे परसेंटेज, लाभान्वित, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों का कलेक्शन किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थे पिछली क्लास में भी। आज की क्लास में भी हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक तो चुनाव का, परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में आप चुनाव से रिलेटेड मात्र 4 क्वेश्चन करेंगे। उन चारों क्वेश्चन से आप पूरा चुनाव क्लियर कर पाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी बेस्ट सॉल्यूशन और आसान क्वेश्चन का क्या क्या सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है, वो चीज हम डिस्कशन करेंगे। ओके भाई, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर क्या है और आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ओके भाई, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना परसेंटेज के टॉपिक का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस टाइप है। अकॉर्डिंग टू एसएससी टीसीएस के अकॉर्डिंग बात करें तो एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, इसकी आय में 10% वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। ओके भाई, तो परसेंटेज के टॉपिक का एक आय, खर्चा, बचत का क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक आसान तरीका क्या होगा, आसान सोल्यूशन क्या होगा, जो कि आपको इजीली समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज दे रखा है कि रमन अपनी आय का 50% क्या करता है भाई, खर्च करता है। तो ये जो दे रखा है कि आय का 50% खर्च करता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लैंग्वेज से रमन की आय, खर्चा और बचत का रेशियो निकाल सकता हूं। आय को आप क्या करेंगे, 100 मानेंगे भाई हम मानेंगे कि मान लो रमन की जो आय है वो कितनी है, 100 यूनिट है। ठीक है, तो रमन की आय को हम 100 यूनिट मानेंगे कि मान लो रमन की आय 100 यूनिट है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इस 100 का 50% खर्चा है। सबको पता है 100 का 50% 50 होगा, इसका मतलब है खर्चा 50 यूनिट होगा और आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत भी 50 यूनिट होगा। तो ऐसा एक रेशियो बन गया कि आय 100 यूनिट है, खर्चा 50 यूनिट है, बचत 50 यूनिट है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के सॉल्यूशन जानते होंगे। हम आपको बता सकते हैं कि भाई मैं चाहूं तो इसको 2:1:1 बना के भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ये सब मॉडरेशन होता है। मतलब कि एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो बने जाते हैं वो रेगुलर और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। उन रेगुलर और सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा कि आप 100-50-50 ही रखें, इसको 2:1:1 ना बनाएं। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट 3 ईयर में अगर हम बात करें एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जो भी एग्जाम्स लगे, उन सारे एग्जाम्स में लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस का डाटा हमने कलेक्ट किया था और उन सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 90% क्वेश्चन रेगुलर होंगे, जिनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा। अब आपके पास आय, खर्चा, बचत का रेशियो है, तो आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका, मतलब क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से, वो याद कैसे रखेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे ये आय है, ये खर्चा है, बचत है, तो इन तीनों में से, आय, खर्चा, बचत, इन तीनों में से कोई 2 का वर्दी कमी दे के तीसरे का वर्दी कमी आपसे पूछेगा। कोई भी 2 का वर्दी कमी दे सकता है। जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 10% वृद्धि, तो आय में 10% वृद्धि हुई, उसका जो व्यय है खर्चे में 10% वृद्धि हुई, आपसे बचत का वृद्धि पूछ रहा है। तो आय का और खर्चे का वृद्धि देके बचत का वृद्धि पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जिन 2 का वृद्धि कमी दे रखा है उनका आप वृद्धि कमी परसेंटेज निकालें। जैसे मान लो कि आय का 10% वृद्धि हो रहा है, तो आय कितना है भाई, 100 यूनिट है, तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 यूनिट होगा। तो इसका मतलब आय में 10 यूनिट की वृद्धि हुई। इसी प्रकार खर्चा कितना है, 50 यूनिट है, और इसने बोला खर्चा 10% बढ़ा है, तो 50 का 10% कितना होगा,
5 यूनिट होगा। तो आय में 10 यूनिट की वृद्धि है, खर्चे में 5 यूनिट की वृद्धि है। तो उम्मीद आप समझते होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आय में 10 यूनिट की वृद्धि है, खर्चे में 5 ही यूनिट की वृद्धि है, तो जो बचत होगी उसमें भी 5 यूनिट की वृद्धि होगी। यानी आय की वृद्धि में से आप खर्चे की वृद्धि घटा के पता कर सकते हो कि बाकी जो, यानी कि 10 खर्चा बढ़ा, 10 आय बढ़ा, जिसमें से हमने 5 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो अभी भी हमारे पास 5 एक्स्ट्रा बचेगा। तो बचत में 5 यूनिट की वृद्धि हुई है। अब आपको बचत की वृद्धि परसेंटेज निकालनी है, तो आप बताएं बचत में 5 यूनिट की वृद्धि कितने पे हुई है? 50 पे हुई है। तो 5/50 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 का मतलब होता है कितना भाई? 10% होगा। मतलब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% में कन्वर्ट होगा। देखो वैसा देखा जाए तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, मतलब कि एक छोटा सा ट्रिक वाला प्रोसेस भी यहाँ पे लागू होता है। हालांकि ये कह सकते हैं इंप्रेस करने के लिए काफी बढ़िया पॉइंट है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादा मिले। जैसे मैंने बोला 50, 60, 70 क्वेश्चन जो हमने इस टाइप के देखे, उन सारे क्वेश्चन में लगभग मुझे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन दिखा जिसमें इस तरह का डाटा है। फिर भी हो सकता है बाई चांस अगर आप इस चीज को याद रख सके तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पेन पेपर के बिना ही हो जाएगा। एक छोटा सा लॉजिक ये है सवाल में कि आय में कितने % की वृद्धि है? 10% की वृद्धि है, और खर्चे में भी 10% की वृद्धि है। अगर आय का वृद्धि और खर्चे का वृद्धि सेम है, यानी आय में भी 10% वृद्धि है, खर्चे में भी 10% वृद्धि है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। इसका मतलब जो बचत होगी उसमें भी 10% ही वृद्धि होगी। यानी कोई दो का वृद्धि कमी सेम होता है तो तीसरे का वृद्धि कमी भी सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो कि बचत में 10% वृद्धि होगी, कर सकते हैं। ओके भाई, ठीक है। ऐसा अगर आप इस टाइप को प्रॉपर समझ पाए, मतलब इस पूरे टाइप को आप अच्छे से समझ पाए, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके भाई, तो क्वेश्चन ये है कि रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसके आय में 20.1% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस 80% आय का 80% खर्च करता है, इससे हम रमन की आय, खर्चा और बचत का रेशो निकाल सकते हैं भाई। तो सबसे पहले आय को फिक्स हम 100 मानेंगे, और 100 का 80% खर्चा है तो खर्चा 80 यूनिट हो गया, और बाकी का जो 20 यूनिट होगा उसकी बचत होगी। अब ये क्या करेगा? आय, खर्चा, बचत, इन तीनों में से कोई दो का वृद्धि कमी देगा और तीसरे का वृद्धि कमी पूछेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आय का और खर्चे का देके बचत का पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में आय में 20.1% की वृद्धि और बचत में 10% की वृद्धि और आपसे खर्चे का पूछ रहा है। यानी आय का और बचत का वृद्धि परसेंट देके आपसे खर्चे का वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। तो जिन दो का वृद्धि कमी दे रखा है उनका हम परसेंटेज निकालेंगे, उनका हम वृद्धि कमी का यूनिट निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो जैसे आय में 20.1% की वृद्धि है, तो आय कितना है भाई? 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट में 20.1% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20.1% निकालेंगे हम। और ध्यान रखिएगा 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंटेज निकालोगे उतना ही आएगा। तो 100 का 20.1% का मतलब 20.1 ही हुआ। इसका मतलब आय में 20.1 यूनिट की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बचत में 10% की वृद्धि हुई, तो बचत कितनी है भाई? 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का 10% कितना होगा? 2 यूनिट होगा। इसका मतलब बचत में 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी आय 20.1 बढ़ी है, लेकिन मेरी बचत तो सिर्फ 2 ही बढ़ी है। इसका मतलब बाकी का जो 18.1 अंतर हो गया वो आपका खर्चा बढ़ा है। यानी आपने 18.1 यूनिट ज्यादा खर्च कर दिया। तो यहां से आप दोनों का अंतर करके पता कर सकते हो कि आपके खर्चे में 18.1 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो यहां से आप खर्चे का वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे, तो 18.1 यूनिट की वृद्धि कितने पे हुई है? 80 पे हुई है, और गुणा किससे करेंगे भाई? 100 से करेंगे। तो ये वाला पॉइंट से 0 से ये 100 कट जाएगा, और यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 21 हो गया, तो 8 दूनी 16 यानी 22 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास सी ऑप्शन है, 22.625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा और आराम से इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। और भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब हमने जब पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, जो चुनाव होता है, इलेक्शन पर आधारित जो क्वेश्चन होता है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अगर एक सिंगल क्वेश्चन लेता तो टाइप थोड़ा सा क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि चुनाव काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत सारे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद लगती है कि 99% आप इन 4 क्वेश्चन को पढ़ के चुनाव के पूरे पॉइंट को ओवरऑल क्लियर कर सकते हैं। जिससे कि अगर आप 100 क्वेश्चन भी चुनाव के करेंगे तो आपको लगभग 100% रिजल्ट आपको मिल पाएगा। देखो बेसिक आप जानते होंगे, तो मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा।
तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 54% वोट मिले और 8% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता। भाई देखो, इन वाले सवालों को मैं सीधा सवाल बोलता हूं, मतलब थोड़ा याद रखने के लिए हम बोल देते हैं कि भाई इनको सीधा सवाल बोलते हैं। दो तरह के सवाल होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा सवाल। सीधा सवाल का मतलब है कि आपको टोटल मतों की संख्या या डाले गए मतों की संख्या देगा और लास्ट में आपसे ये पूछेगा चुनाव में हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। उल्टे सवाल का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको खुद देगा कि इस चुनाव में हार जीत का फैसला 1620 मतों से हुआ है और वापस आपसे पूछेगा तो बताओ मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा सवाल। तो ये पहला सवाल अपना सीधा सवाल है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 7500 है। मतलब कि जो वोटर लिस्ट में टोटल मतदाताओं की संख्या वो 7500 है। अब इस 7500 में से 8% वोट अवैध पाए गए। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में पहले ये बताता है कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाले, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब है जितने भी मतदाता सूची में लोगों की वोटों की संख्या है वो सारे के सारे लोगों ने वोट डाले हैं। तो 7500 में से यानी 7500 में से 8% वोट अवैध पाए गए। यदि इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, तो बेसिक समझा रहा हूं, एक उम्मीदवार को वैध मत का 54% मिलेगा तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 100 में से 54 कम करेंगे तो 46% मिलेगा। तो विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो हार जीत का फैसला पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल स्टेप में सवाल करना है। सबसे पहले टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 7500 है। ये टोटल मतों की संख्या है। सबसे पहले ये पता करो कि अगर 8% वोट अवैध पाए गए तो वैध मत कितने हैं। तो अगर 8% अवैध होंगे तो बाकी के 92% वैध मत होंगे। तो आप यहाँ पे 92% लिख सकते हो। हालांकि आप 92% लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, या फिर आप 8% का मतलब होता है 2/25, तो 23/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8% वोट अगर अवैध हो गए तो बाकी के 92% वोट वैध है। तो हम इन टोटल वोटों का 92% निकालेंगे तो ये जो आएगा ये क्या है भाई, वैध मत है। अब इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें से एक उम्मीदवार ने वैध मत का 54% प्राप्त किया। तो इधर थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अगर एक उम्मीदवार वैध मत का 54% प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार बाकी के 46% प्राप्त करेगा। मतलब कि टोटल वैध मत 100% है। इसमें से 54% अगर एक उम्मीदवार ले गया तो 100 में से 54 घटा के आप पता कर सकते हो दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिलेंगे वो 46% मिलेंगे। तो हार जीत का जो फैसला होगा इस चुनाव में वो कितने परसेंट से होगा भाई, 54 और 46 का अंतर 8% से होगा। इसका एक छोटा सा लॉजिक भी होता है सॉर्ट करने का कि अगर जीतने, भाई जो उम्मीदवार 50 से ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो जीतेगा, सही बात है। तो पहले उम्मीदवार को अगर 54% वोट प्राप्त किया तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इस 4 का डबल कर लो, 8 होता है। यही हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि एक उम्मीदवार के वोट 50 से 4 ज्यादा होंगे तो दूसरे उम्मीदवार के वोट 50 से 4 कम होंगे। तो इस चुनाव में जो हार जीत का फैसला होगा वो वैध मतों का 8% होगा। यानी 8% तो होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि वो 8% किसका, वैध मतों का। और ये क्या है भाई, वैध मत है। तो अगर आपको हार जीत का फैसला निकालना है तो आप इस वैध मत का क्या निकाल दीजिए, 8% निकाल दीजिए। तो चलो इसको अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस चुनाव में जीत कितने मतों से हो रही है। तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ये 4 होगा और 4 का भाग देंगे तो 2 होगा। 3 दूनी 6 होगा और 6 दूनी 12 और 9 6 54 और 1 55 होगा। मतलब इस चुनाव में हार जीत का फैसला 552 मतों से होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है चुनाव का। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे चुनाव के, तो ओवरऑल पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं सवालों को आप, इन्हीं क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा बार बार देखेंगे तो आपका ओवरऑल इलेक्शन वाला प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा चुनाव का क्या है एक बार समझ लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% वोट प्राप्त हुए। यदि डाले गए वोटों की संख्या 8850 है और 10% वोट अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देख पाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाले गए वोटों की कुल संख्या 8850 है और इन डाले गए वोट 8850 में से 10% वोट अवैध हो गए तो बाकी 90% वैध मत है। फिर जो वैध मत होंगे उनको हम दो उम्मीदवारों के बीच बांटेंगे। भाई दो उम्मीदवार है, दोनों के बीच उनकी काउंटिंग होगी तो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला तो समझ पा रहे दूसरे वाले उम्मीदवार को बाकी का 40% मिला। अब इस क्वेश्चन में दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, मतलब 40% का मान पूछ रहा है। तो ये भी एक सीधा सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले डाले गए मतों की संख्या कितनी है भाई, 8850 है। सबसे पहले ये पता करो ये डाले गए वोट है, इनमें से अगर 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हैं, तो हम कहेंगे बाकी के 90% वैध होंगे। तो 90% का मतलब आप 9/10 लिख सकते हैं। 90/100 का मतलब 9/10। तो अगर मैं डाले गए वोटों का 90% निकाल दूंगा
तो ये क्या आ जाएगा, वेद मत आ जाएगा। अब वेद मत के बाद एक उम्मीदवार को 60% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला, और ये 60% किसका भाई, वेद मतों का। तो ये क्या है, वेद मत है, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को, पहले वाले उम्मीदवार को इस वेद मत का 60% मिला और दूसरे वाले उम्मीदवार को इस वेद मत का 40% मिला। तो आपसे अगर दूसरे उम्मीदवार के वेद मत पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को जो वेद मत मिले हैं वो टोटल वेद मतों का 40% मिला, और ये टोटल वेद मत है, आप इसका 40% निकालेंगे भाई। ओके, तो इसका 40% निकालोगे तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो बेसिकली, तो देखो 0 से 0 कटेगा, एक 0 से एक 0 और काट लेते हैं, बाकी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम इसको 5 से डिवाइड कर लें भाई, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 17, और यहाँ पे कितना होगा भाई, ठीक है, मतलब 17 × 85 होता है, तो 3 बचेगा, तो 5 7 35 हो गया 177, इसको 5 से काटेंगे तो 2, और यहाँ पे 2 बनेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, और 8 7 56 होगा, इकाई अंक 6 बनेगा। दो ऑप्शन है जिनमें इकाई अंक 6 है, तो थोड़ा आप दिमाग ये लगा सकते हो सवाल में, जैसे एक तो हम जैसे कुछ भी पॉइंट सोचते हैं भाई, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सवाल को करना चाहे तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं भाई, अपनी एक आदत होती है, सबसे पहले इकाई अंक देखो, हमने देखा इकाई अंक जो भी आएगा उसका 6 आएगा। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में अगर इकाई अंक 6 है तो फिर हम सोचते हैं यार 9 का मल्टीपल देख लेते हैं, लेकिन आप बताओ 9 का गुणज यानी कि 9 के भाजकता का नियम अगर आप चेक करोगे तो अंकों का योग करना पड़ता है, इसके और इसके अंक सेम है तो दोनों का योग सेम आएगा। तो ज्यादा अच्छा पॉइंट दिमाग में ये क्लिक करता है कि भाई जो भी आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा, सही बात है, 4 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब ये भी एक लॉजिक होता है, आप समझ सकते हो, जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 16 है, तो अगर अंतिम 2 अंक 16 है तो इसमें तो 2 के बजाय 4 का भी भाग जा रहा है, और आप जानते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीपल कहां से आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उस हिसाब से भी जा सकता है। ओके, तो ये जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं ये सीधे सवाल है, मतलब कि आपको या तो टोटल मतदाताओं की संख्या देगा या डाले गए मतों की संख्या देगा, और लास्ट में या तो जीतने वाले के वोट पूछेगा या फिर हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। अब हम बात करते हैं उन चुनाव के उन सवालों की जिनमें रिवर्स क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपको खुद ही बता देता है इस चुनाव में 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता गया है और मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है। तो ये उल्टा सवाल हो गया भाई, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है नहीं पता, आपको इतना पता है कि लास्ट में जो चुनाव में हार जीत का फैसला होता है वो 1458 मतों से हुआ है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब आपके सामने आए कि जिसमें आपको मतदाताओं की संख्या नहीं दे रखी, हार जीत का फैसला दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, मतदाता सूची की संख्या को आप यहाँ पे x मानेंगे भाई, ठीक है, तो x मानेंगे तो ये सबसे आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर उल्टा सवाल आ जाए तो आप मतदाता सूची में जो मतदाताओं की संख्या है उसको x मान लीजिए भाई, ठीक है। तो चलो मान लीजिए मतदाता सूची में जो मतदाताओं की संख्या है वो x है। अब सबसे पहले ये टोटल मतदाताओं की संख्या है, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो सबसे पहले आप निकालो डालेंगे मत कितना है, तो 10% ने नहीं डाला तो बाकी के 90% डालेंगे वोट है, तो आप मतदाता सूची की संख्या का 90% निकालोगे तो 9/10 हो गया। तो ये क्या है भाई, डाले गए वोट है। अब इन डाले गए वोटों में से 10% अवैध हो गया तो फिर वेद मत निकालेंगे, अगर 10% अवैध हो गया तो बाकी के 90% वेद मत होंगे, तो आप फिर से इसका 90% निकालेंगे, तो ये जो आएगा ये क्या आ गया भाई, वेद मतों की संख्या आ गई। अब ये वेद मत है, ठीक है। अब इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से एक उम्मीदवार ने वेद मतों का 56% प्राप्त किया, तो दूसरे वाले ने 44% प्राप्त किया। अगर एक उम्मीदवार 56 लेगा तो ये 50 से 6 ज्यादा है, तो दूसरे वाले का 50 से 6 कम होगा, तो 56 और 44% हुआ। तो इस चुनाव में जो हार जीत का फैसला होगा वो 56 और 44 का अंतर 12% से होगा। तो ये जो क्वेश्चन में आपको 1458 दे रखा है, 1458 मतों से चुनाव जीत रहा है, तो ये जो हार जीत का फैसला 1458 दे रखा है, ये मैं कह सकता हूं ये 12% वोटों के बराबर का मान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि वो 12% जो होगा वो किसका होगा, ये नहीं 1458 12% के बराबर है, लेकिन वो 12% किसका, तो ध्यान रखिएगा 12% किसका होगा, वेद मतों का होगा। तो ये क्या है भाई, वेद मत है। इसका मतलब है इस वेद मत का जो 12% होगा, आप चाहो तो यहाँ पे 3/25 भी लिख सकते हो, तो जो 12% होगा वो किसके बराबर होगा भाई, वो उस 1458 जो हार जीत का फैसला है उसके बराबर होगा। चलो ठीक है, तो अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आप चाहो तो 9 से डिवाइड कर सकते हो भाई, ठीक है भाई, सबसे पहले चाहे तो आप 9 से डिवाइड कर लो,
तो अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे 9 एकम 9 होगा, और फिर 9 छः 54, 9 दूनी 18 होगा। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 9 अंटे 72 हो गया, 9 अंटे 72 हो गया। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 36 18 होगा, और 2 का भाग देंगे तो इधर यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, तो जब ये 50 3 से गुना होगा तो 150 हो जाएगा। 150 का आगे आप 2 जीरो और लगाओगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 15,000 होगा। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो आप x मान के सवाल कर सकते हैं, और ये सबसे सिंपल और आसान तरीका होगा। 12/100 की जगह आप चाहे तो 4 से डिवाइड करके आप 3/25 भी लिख सकते हैं। ओके भाई, ठीक है। अब आप ध्यान से बात को समझेगा कि भाई ये क्वेश्चन रिवर्स सवाल है, आपको हार जीत का फैसला दे रखा है और मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात है, मतलब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पे जो जीतने वाले उम्मीदवार के वोट 56% है। यहाँ जो उम्मीदवार जीतने वाले के वोट 56% है, ये 56% किसका है भाई? वेद मत का है। तो ये फोकस वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस वाली बात है। यानी मैं कह सकता हूं पूरे चुनाव वाले सवालों को आप दो कैटेगरी में बांट दो, कि एक तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें जीतने या हारने वाले उम्मीदवार के जो वोट होते हैं वो वेद मत का कुछ परसेंटेज होता है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को, तो पूरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। सिर्फ एक बात का क्वेश्चन भी फर्क है, सिर्फ एक जगह क्वेश्चन का डिफरेंस आपको मिलेगा। ये भी मिलेगा कि इस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 56% मत प्राप्त होता है। और अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली, अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% प्राप्त किया। तो अगर आप चुनाव वाले सवालों को थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर करना चाहते हैं, हो सकता है आप इन बात पे फोकस ना करें। तो पूरा चुनाव का सवाल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जीतने या हारने वाले उम्मीदवार के जो वोट का परसेंटेज होता है वो वेद मत का होता है, और एक वो सवाल हो सकता है जिसमें जीतने या हारने वाले उम्मीदवार का जो वोट होता है वो मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही उल्टे सवाल है। इसमें भी आपको हार जीत का फैसला देके मतदाता सूची की संख्या पूछ रहा है, उसमें भी हार जीत का फैसला देके मतदाता सूची की संख्या पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि अगर जीतने या हारने वाले उम्मीदवार के वोट जो 56% है वो वेद मत का है, तो आपको क्या करना है? मतदाता सूची को क्या मानना है भाई? एक्स मान के करना है। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें जीतने या हारने वाले उम्मीदवार के वोट 46% कुल मतदाताओं का है, तो यहां पे आप x मानने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप x मानेंगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस टाइप के सवाल जिनमें कुल मतदाताओं का कुछ परसेंटेज होता है, उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है वो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मतदाता सूची की संख्या को x नहीं मानना है, यहाँ पे मतदाता सूची की संख्या को आपको मानना है 100%। ठीक है भाई, डिटेल हम समझा नहीं गए, मतलब समझा नहीं पाएंगे यहाँ पे कि भाई किस तरह से ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में कि जब हारने या जीतने वाले उम्मीदवार के वोट का परसेंटेज कुल मतदाता सूची का हो, वेद मत का ना हो, और अगर उल्टा सवाल हो तो आप मतदाता सूची को x न मान के 100% मानेंगे। 100 भी नहीं मानना है, 100% मानना। ओके भाई, मतदाता सूची 100% है। अब आप जानते हैं मतदाता सूची में से, इन 100% में से 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो बाकी के 88%। ठीक है, 88% मतदाताओं ने मत डाला है, तो ये डाले गए वोट आ गए, यानी डाले गए वोट 88% है। अब आगे इसने बोला है कि 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाले गए वोट 88% है, इस 88% का 2% निकालना है आपको। ठीक है, इसका 2% निकालना है तो 88 का डबल करेंगे, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, और जब 100 का भाग देंगे तो यह आएगा 1.76%। ओके, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देखिएगा। मतलब कि टोटल मतदाता सूची में जो वोट है वो 100% है, 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाले गए वोट 88% हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस 88% का 2% मतलब 1.76% वोट अमान्य घोषित हो गए, अवैध मत हो गए। तो आप क्या करेंगे? इन डाले गए वोटों में से ये जो अमान्य मत है इनको घटाएंगे तो आपको वैध मत मिल जाएंगे। तो 88% में से 1.76 अगर आप घटाओगे तो 88 में से 1 घटाएंगे तो 87, और 87 में से 0.76 और घटाओगे तो
26.24% आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 86.24% आया है ये टोटल वेद मत है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर इस चुनाव में दो उम्मीदवार है, केवल दो ही उम्मीदवार है, तो ये जो वेद मत होते हैं ये दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। ओके, तो ये दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट हो गए। भाई वेद मत का ही तो आप काउंटिंग करके दोनों में बीच में बंटवारा करेंगे कि भाई जीतने वाले को इतने मिल गए इनमें से और हारने वाले को इतने मिल गए, तो ये दोनों के टोटल वोट है। अब लैंग्वेज पे देखिएगा, इसने बोला कि विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% प्राप्त किया। यानी इन दोनों उम्मीदवारों में से जो विजेता उम्मीदवार है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, उसने कुल मतदाताओं का 46% प्राप्त किया। और आप जानते हैं कुल मतदाता कितने हैं, 100% है, तो ये 46% किसका होगा, 100% का होगा। और 100% का 46% होगा। ध्यान रखिएगा, 46 नहीं होगा, 46% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाले को जो वोट मिलेंगे वो 46% मिले, और ये दोनों के टोटल वोट है। तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों के टोटल वोट में से जीतने वाले के वोट घटा के हारने वाले के वोट निकाल सकते हैं। तो 86.24 में से 46 घटाओगे तो बाकी बचेगा 40.24% जो वोट है वो हारने वाले के वोट है। अब यहां से तुम पता कर सकते हो जीतने और हारने वाले के वोट है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो हार जीत का फैसला होगा। तो 46 में से 40 घटाएंगे 6 और 6 में से घटाएंगे तो हार जीत का फैसला 5.76% होगा। ओके, तो इस चुनाव में जो हार जीत का फैसला होगा वो 5.76% से होगा। तो ये जो सवाल में, ये जो क्वेश्चन में 1044 मतों से हराया, तो ये 5.76% के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1044 में 5.76 का भाग देंगे तो ये 1% का वैल्यू हो गया। और मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100% है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगी, मतलब 100 और आ जाएगा। और सबसे पहले आप इसको 4 से काट सकते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, 4 एकम 4, 416। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। इसको फिर से आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना होगा भाई, 36 होगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। अब आप 36 का भाग 1044 में देंगे, ऐसा कुछ होगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन अगर ज्यादा दिख रहा है तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा सकते हैं। आप अगर एक बार ऑप्शन पर नजर मारेंगे तो आप देखेंगे बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका इकाई अंक क्या है, 0 है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक 5 है। आप जानते हैं ये 25 जो होगा वो इससे कट नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1044 36 से कटने के बाद में कोई सम नंबर बच जाएगा, तो 50 से गुणा करके इकाई अंक 0 भी बन सकता है। तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बेसिकली डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले ये 12 से कट सकता है शायद, ठीक है। 12 अंटे 96 होता है और 12 संते 84, ठीक है भाई। तो 12 अंटे 96 होगा और 12 संते 84 होगा, और इसमें भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 का भाग अगर आप देंगे तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27 होगा। चलो भाई 29, 25 और 25 इन सब का मल्टीप्लाई होगा। अब तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 ही होगा। इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ऐसे थोड़ा 2% वाला जो डाटा होता है वो बहुत कम क्वेश्चन में मिलता है। ज्यादातर यहाँ पे आपको 10% ऐसा कुछ डाटा मिलेगा, और इधर भी आपको 10%, 20% जैसा डाटा मिलेगा। अगर यहाँ पे 20% होता है या 10% होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता, बट बहुत कम क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन का सवाल है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया। चलो भाई ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि अगर 46% मतदाता सूची का है तो आपको 100% मान के सवाल करना है। अब एक टाइप और है चुनाव का, वो अगर आप क्लियर कर लोगे तो ओवरऑल आपका इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देखिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 440 मतों के अंतर से चुनाव जीता। देखो पिछले क्वेश्चन और क्वेश्चन में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि बता दूं कि अगर एसएससी के या जो भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बना है, बल्कि पिछला क्वेश्चन कम बना है। फर्क क्या है? पहली बात तो सबसे पहले कोई भी चुनाव का सवाल आता है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई ये जो 45% दे रखा है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को जो 45% मिला है वो किसका मिला है। तो यहाँ पे वेद मत है या कुल मत है, तो आप देख पा रहे हैं कुल मतों का। कुल मतों का मतलब है मतदाता सूची में जितने भी टोटल मतदाता है उनका है भाई। तो अगर ये कुल मतों का 45% है तो इन क्वेश्चनों में हम एक्स नहीं मानेंगे, 100% मान के सवाल करेंगे। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क बस इतना है कि पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि 2% मत अमान्य घोषित हुए, परसेंटेज में दे रखा था। अब की बार आपको अमान्य अयोग्य जो मत है उनकी संख्या दे रखी है 100। तो देखो इसका एक आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि भाई अगर ये 45% जो जीतने वाले के वोट है अगर वो कुल मतों का है, वेद मत का नहीं है, तो आपको मतदाता सूची को क्या मानना है भाई, 100% मानना है। ठीक है, तो मतदाता सूची 100% है
और सबसे पहले मतदाता सूची है, कुल मत 100% है और कुल मत 100% में से 15% मत नहीं डाले गए, तो इसका मतलब है 15 कम कर दीजिए, बाकी के 85% मत डाले गए वोट है। ठीक है, तो डाले गए वोटों की संख्या 85% हो गई। अब आपको पता है यहाँ पे 100 मत अयोग्य घोषित हो गए, तो इसका मतलब है ये 100 जो मत है 100 मत अमान्य घोषित हो गए, यानी कि अवैध मत हो गए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डाले गए वोटों में से 100 जो अवैध मत उनको घटाना पड़ेगा। तो अगर आप बेसिक करोगे थोड़ा सा तो ऐसे जाएगा 85% माइनस 100 करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक आसान तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा। मैंने एक छोटा सा कंडीशन आपको लगाना है भाई, एक छोटा सा कंडीशन आपको लगाना है, वो कंडीशन क्या है एक बार समझेगा। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जीतने वाले को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ, वो 400 मतों के अंतर से जीत गया, यानी कि 400 मतों से चुनाव में हार जीत का फैसला हो रहा है। हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा सवाल हमें मिलेगा जिसमें अयोग्य या अवैध मतों की संख्या दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो अमान्य मत है इनकी संख्या जो दे रखी है 100 मत अयोग्य घोषित हो गए, इनको हम क्या करेंगे योग्य मानेंगे, मतलब कि ये अवैध मत है। ठीक है भाई, अगर 100 मत अवैध घोषित हुए, हम कंडीशन डाल रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इन जो 100 अवैध मत है इनको हम वेद मत मान लेते हैं, मानने या सही वोट मान लेते हैं, और वेद मत मान के इनको आपको क्या करना है, हारने वाले उम्मीदवार को दे देना। अब दिमाग लगाने की बात यह है कि अगर जो 100 मत अवैध थे, फर्जी वोट थे, उनको आपने सही मान लिया और सही मान के उसको हारने वाले को दे दिया, तो जो उम्मीदवार 400 वोटों से चुनाव हार रहा था, अगर उसको 100 वोट और मिल जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि वो अब 300 वोटों से ही चुनाव हारेगा। यानी हारने वाले को अगर 100 वोट और मिल जाएंगे तो उसकी हार जीत का फैसला 100 वोट कम हो जाएगा, तो 300 वोटों से हार जीत का फैसला होगा। और अब ध्यान रखिएगा, अगर हमने ये अयोग्य मत जो 100 है इनको अगर आपने योग्य मान लिया, यानी कि वेद मान लिया, तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी अवैध मत नहीं है, मतलब कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है वो सारे के सारे डाले गए वोट क्या है, वेद मत है। तो अगर डाले गए वोटों की संख्या 85% है तो सारे के सारे 85% वेद मत है, और अगर ये 85% वेद मत है तो समझ लीजिएगा ये दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। अब लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, जीतने वाले को कुल मतों का 45% मिला, तो कुल मत कितने हैं 100%, और 100% का 45% क्या होगा, 45% होगा। तो जीतने वाले को मिला कितना भाई 45%, और दोनों का टोटल कितना है 85%, तो हारने वाले का कितना होगा 40% होगा। तो हार जीत का फैसला कितने से होगा 5% होगा। ये 5% किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा। 1% का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, और मतदाता सूची की संख्या 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और थोड़ा सा आप बार बार इन चारों पांचों सवालों को आप देखेगा और प्रॉपर आप समझ पाएंगे कि कौन से सवाल में कौन से क्वेश्चन में क्या चुनाव का प्रोसेस रहेगा। इसके बाद हम चुनाव का कोई सिंगल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी कि इस वीडियो में मैंने यही सोच के लिया था कि अलग अलग जगह हम क्वेश्चन लेंगे, इससे अच्छा है कि चुनाव के क्वेश्चन हम एक ही जगह करवा देते हैं। और वैसे भी आपको पता है चुनाव मेजर टाइप है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ओके भाई ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमने परसेंटेज के सवाल कर लिए, तो अब हम चलते हैं रेशियो में। जैसे रेशियो के हर वीडियो में हर क्लास में हम 2 या 3 टाइप लेते हैं, तो आज के भी क्लास में हमने 2 टाइप लिए हैं। जैसे आज की क्लास का जो रेशियो का टाइप है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50, 25 और 20 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों के बीच की धनराशियों के बीच में अंतर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, बट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ सवाल था, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन लिया है और इसी के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, मतलब रेशियो में बड़ा ही फेमस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3 प्रकार के 3 टाइप के सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, आपको इनकी संख्या या मूल्य का अनुपात देता है, आपको टोटल अमाउंट दे सकता है, यानी सभी सिक्कों की टोटल राशि 550 रुपए है, या सभी सिक्कों की टोटल संख्या भी दे सकता है। और फिर आपसे पूछता है तो बताओ 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो सिक्कों के टाइप है कि भाई सिक्कों के जो टाइप है वो 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्के। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का पॉइंट है। तो एक तो जो मुश्किल सवाल होता है वो पैसे वाले सिक्कों का, अगर यहाँ रुपए वाले सिक्के होते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल पड़ता है। पैसे वाले सिक्के होते हैं ना 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, और सबसे फेमस ये 3 ही है भाई, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, और एक और इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कह सकते हैं 10 पैसे। तो ज्यादातर 99% क्वेश्चन में यही प्रोसेस मिलेगा। एक छोटा सा नॉलेज आपको समझना है, पहले तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बाद में हम बातें करेंगे आगे, यानी बाद में इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, तो आपको क्वेश्चन में या तो इन सिक्कों की
संख्या का अनुपात देगा या मूल्य का अनुपात देगा। जैसा आपको दिख रहा होगा एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50, 25, 20 पैसे के सिक्के हैं। इसका मतलब ये जो 2:3:5 दे रखा है ये इन सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो ध्यान रखिएगा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3 यूनिट है, 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 5 यूनिट है। और साथ में आपको ये देखना है कि ये जो 550 दे रखा है जिनकी राशि 550 रुपए, तो ये जो 550 दे रखा है ये तीनों प्रकार के सिक्कों की टोटल राशि है, मूल्य है, सभी सिक्कों का टोटल मूल्य है। तो इतना तो आप समझते होंगे कि अगर ये टोटल मूल्य है, सभी सिक्कों का मूल्य है, लेकिन ये तो संख्या है, तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 550 10 यूनिट के बराबर नहीं होगा। अगर मैं इस रेशो को जोड़ूंगा तो वो जो 10 यूनिट होगा वो तो सभी सिक्कों की टोटल संख्या होगा और ये मूल्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिक्कों की संख्या है भाई, हमारे पास अगर टोटल मूल्य है, सभी सिक्कों का मूल्य है, तो हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की संख्या को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। अब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि संख्या को मूल्य में कन्वर्ट कैसे करना है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि पैसे वाले संबंधित, मतलब पैसे से रिलेटेड नॉलेज तो आज की दुनिया में हर एक बच्चे को होता है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे बड़ा लालच अगर अपने को दुनिया में देता है तो पैसे वाला मामला होता है। बचपन में बहुत बार आपने, या अभी भी आप जीवन में बहुत बार नोट गिनते होंगे, 10-10 के आपने 10-15 नोट गिने। जैसे मान लो 10-10 के नोट गिने, 15 नोट हुए, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 10 वाले नोटों की संख्या 15 है तो मूल्य कितना होगा, 150 होगा। तो वही चीज यहाँ पे होती है। एक छोटा सा नॉलेज आपको बता देता हूं, अगर 50 पैसे वाले सिक्के होते हैं तो ध्यान रखिएगा सिक्कों की संख्या अगर 2 होगी तो एक मूल्य 1 बनेगा। मतलब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर 2 है तो मूल्य 1 होगा, यानी 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता है। ओके, तो जब भी 50 पैसे वाले सिक्के होते हैं तो वो 2-2 के पेयर में होता है। 2 सिक्कों से 1 रुपए, 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बनेगा, 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बनेगा। 25 पैसे वाले अगर सिक्के होते हैं तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं। मतलब सिक्कों की संख्या अगर 4 होगी तो उनका मूल्य 1 होगा। तो 25 पैसे वाले जो सिक्के होते हैं वो 4-4 के पेयर में होता है। ठीक है, यानी कि 4 सिक्के तो 1 रुपए, 8 सिक्के तो 2 रुपए, 12 सिक्के तो 3 रुपए। 20 पैसे वाले अगर सिक्के होते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 रुपए में 5 सिक्के होता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होता है। तो 20-20 पैसे वाले 5 सिक्के होंगे तब 1 रुपए बनेगा। तो 20 वाले सिक्के जो होता है वो 1 रुपए में 5 सिक्के होते हैं। तो 20 वाले सिक्कों की संख्या 5-5 के पेयर में चलेगी। 5 सिक्के 1 रुपए, 10 सिक्के 2 रुपए, ऐसा चलेगा। 10 पैसे वाले सिक्के होंगे तो 1 रुपए में 10 सिक्के होते हैं। तो 10 सिक्कों से 1 रुपए बनेगा, 20 सिक्कों से ऐसा बनेगा। हालांकि अगर थोड़ा सा मैं देखना चाहूं, जैसे मैं नहीं बताऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। तो मैं इस सवाल में अगर बात करूं कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया कि इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसने बोला 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर 2 है, तो मैंने बोला 2, संख्या अगर 2 है तो मूल्य कितना होगा, 1 यूनिट होगा। और अगर 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो उनका भी मूल्य कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य, और 20 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य क्या है, बराबर है। तो अंतर कितना होगा, 0 होगा। तो ये थोड़ा इजीली भी क्वेश्चन हो सकता है, बट आप इस चीज पे डिपेंड हो गया, आप एग्जाम की तैयारी ना करें। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देता हूं। कल को आपसे ये पूछ ले कि भाई 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये 550 जो है वो सिक्कों का मूल्य है, तो हमें भी क्या करना है, ये जो सिक्कों की संख्या है इनको मूल्य में चेंज करना है। अब दिमाग लगाने की बात यह है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमेशा 2-2 के पेयर में होनी चाहिए। 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमेशा 5-5 के पेयर में होनी चाहिए। तो ये 2 और 5 के पेयर में पहले ही। लेकिन 25 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 4-4 के पेयर में होनी चाहिए। इन 4 सिक्कों से 1 रुपए बनेगा। अगर आप इधर आप चेंज करोगे, अगर आप 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 को चेंज करोगे मूल्य में, तो थोड़ा सा डेसिमल में जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4-4 के पेयर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे संख्या 3 है तो इसको 4 का मल्टीपल बना देंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरे रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। तो पूरे रेशो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सवाल इजी हो गया कैलकुलेशन में। कैसे, अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 8 होगी तो मूल्य आधा होगा, 4 भाई। अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 12 है, तो मैंने बोला 4 सिक्कों से 1 रुपए बनेगा। तो 4-4 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो मूल्य कितना होगा, 3 होगा। अगर 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 20 है, तो आप जानते हैं 1 रुपए में 5 सिक्के होता है, तो 5-5 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ 20 सिक्कों में 5-5 के कितने पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे। इसका मतलब है कि 20 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 4 हो गया। अब ये जो 4, 3, 4 आया है, ये इन सिक्कों का मूल्य है। यानी आप कह सकते हैं 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 4 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ इनका जो टोटल होगा वो 550 के बराबर होगा। तो भाई 4 और 4 8 और 3 11 हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये 550 11 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 50 हुआ। अब आपसे अगर ये पूछता सवाल में, अगर आपसे ये पूछता
कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्कों के धनराशियों का अंतर पूछ रहा है। आप बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों की धनराशि कितनी है, 4 यूनिट है। 20 पैसे वाले सिक्कों की धनराशि कितनी है, 4 यूनिट है। दोनों की बराबर है, तो अंतर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप जानते हैं 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 12 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है, 50 है, तो इसको अगर आप 12 से गुणा कर दोगे तो आप कह सकते हैं 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 600 है। तो अगर आपसे संख्या पूछे तो इस 1 यूनिट के मान 50 को आप 20 से 12 8 से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। अगर आपसे मूल्य पूछे तो इस 1 यूनिट के मान 50 को अगर आप 4 से 3 से और 4 से गुणा कर दोगे तो मूल्य आ जाएगा। ओके, तो सिक्कों पर आधारित जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको या तो संख्या या मूल्य का अनुपात देके क्वेश्चन पूछेगा, आप थोड़ा एक बार इसको देखेगा, उसके बाद अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कुछ 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बेटर क्लियर हो पाएगी। ओके भाई, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो रेशियो का एक और टाइप हमने आज लिया है, जो कोई स्पेशल टाइप नहीं है, बहुत ही बेसिक सा टाइप होता है, बट इस टाइप को आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिटरी मेथड है भाई। तो यूनिटरी मेथड का टाइप है, और आप ये बात समझ लीजिएगा मैथ का बेस है भाई ये, यानी कि पूरी मैथमेटिक्स का बेस होता है यूनिटरी मेथड। तो एग्जाम के रेशियो के टॉपिक में एग्जाम में बहुत बारी यूनिटरी मेथड से सवाल बनता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 संख्याओं का योग 135 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6। तो पहली बात तो देखिए अलग अलग अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का। तो इस वाले क्वेश्चन में दूसरी वाली संख्या के 2 अलग अलग रेशियो है। जैसे दूसरी वाली संख्या का मान यहाँ पे 5 यूनिट भी है और यहाँ पे दूसरी संख्या का मान 5 यूनिट है, मतलब दूसरी वाली संख्या के 2 अलग अलग मान है। तो पहले आप रेशियो को इक्वल करके पता करो कि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। तो ऐसा लिख सकते हो आप थोड़ा सा कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। तो देखो एक चीज आप समझ पा रहे हो, मतलब वो तरीका तो नहीं लगाना भाई, आप मत सोचिएगा कि मैं वो तरीका लगा रहा हूं, बट बता रहा हूं लिख के बस ओनली। रेशियो इक्वल करता है, लेकिन रेशियो इक्वल तो तब करेंगे ना जब दूसरी वाली संख्या का मान अलग अलग होगा। या तो दोनों जगह क्या है, दूसरी वाली संख्या का मान 5-5 यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो 4:5:6 होगा। तो पहली संख्या का मान 4 यूनिट है, दूसरी संख्या का मान 5 यूनिट है, तीसरी संख्या का मान 6 यूनिट है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 135 है। तो यहां लगेगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब ये सब यूनिट है, यानी पहली संख्या का मान 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो अगर आप इनका योग करोगे तो 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट है, तीनों संख्याओं का योग 15 यूनिट है। तो आप कह सकते हैं वो जो 135 है ये 15 यूनिट का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 135 में 15 का भाग देंगे, तो 15 का 9 बार डिवाइडेशन होगा भाई। तो ये जो 9 आ गया ना, 135 में 15 का भाग दे दिया, तो ये जो 9 आया है वो 1 यूनिट का मान आया, यानी 1 यूनिट का मान 9 होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहली संख्या का मान पूछ रहा है, और पहली संख्या का मान कितना है, 4 यूनिट है। तो अगर आप बताएं 1 यूनिट का मान 9 होगा, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 36 होगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ओके, तो ये तो एक बेसिक सा पॉइंट है, बट बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, मतलब एग्जाम में रेगुलर सवाल जितने भी पूछे जाते हैं, जिनको आप टाइप से अलग करोगे कि भाई ये सिक्कों पर सवाल हो गया, ये इस तरह का कैटेगरी हो गया, उनसे अलग अगर देखोगे तो ज्यादातर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। खैर मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। ओके भाई, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने आज जो टाइप लिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% लाभ पर बेचा, राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पे बेचा, आलोक ने इसे सोहन को 20% लाभ पे बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा है तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। देखो क्या आप समझ पा रहे हो, जैसे एक मार्केट में जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से चलता है। सबसे पहले जो कंपनी होती है वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कुछ परसेंट प्रॉफिट लेके वो होलसेलर, थोक विक्रेता को वस्तु बेचती है। फिर जो होलसेलर होता है वो कुछ परसेंट प्रॉफिट उठा के रिटेलर को देता है, ठीक है, और रिटेलर फिर कुछ परसेंट प्रॉफिट उठा के ग्राहक को देता है। तो इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है एक बार देखेगा, मतलब कि इस क्वेश्चन में फॉर्मेट ये है कि मान लो ए ने कोई वस्तु खरीदी, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, मान लो ए ने कोई वस्तु खरीदी है और वो क्या करेगा, इसको कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे इसे बी को बेच देगा, सही बात। अब बी क्या करेगा, बी ने इस वस्तु को खरीद लिया, अब बी क्या करेगा, कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे इसे सी को बेच देगा, और सी कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे इसे डी को बेच देगा। तो एक क्रमागत प्रोसेस चलेगा एक ही वस्तु को बेचने का। अब ये क्या करता है, क्वेश्चन में एक फिक्स टाइप का सवाल पूछता है। फिक्स टाइप का सवाल कैसे, अगर वो फर्स्ट वाले व्यक्ति ए का क्रय मूल्य दे देगा, यदि ए ने इस वस्तु को इतने में खरीदा तो हमेशा लास्ट वाले का पूछेगा, या लास्ट वाले का देगा तो हमेशा फर्स्ट वाले का पूछेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि वो ए का देके डी का अमाउंट पूछे या डी का देके ए का अमाउंट पूछे, तो मेरे भाई ये जो सवाल है ये भी
क्रमागत वृद्धि कमी का ही सवाल है। देखो एक चीज आप जानते हैं, 10% वृद्धि कह दो चाहे 10% लाभ कह दो, दोनों में सिमिलर बात होती है। तो हमने पिछला जो वीडियो क्लास हुआ था, पिछला जो क्लास नंबर 2 हुआ था, उसमें भी हमने पहला क्वेश्चन यही बताया था कि जब क्रमागत वृद्धि कमी होती है और आपको अगर फर्स्ट मान देके लास्ट वाला पूछे, लास्ट से फर्स्ट पूछे, तो आप सीधा गुणा उल्टा गुणा लगा सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें जिसमें आपको पहले व्यक्ति का अमाउंट देके लास्ट वाले व्यक्ति का अमाउंट पूछ रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है भाई, सीधा गुणा करना है, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। और अगर लास्ट वाले व्यक्ति का अमाउंट देके वापस फर्स्ट शुरुआत वाले व्यक्ति का अमाउंट पूछे, तो आपको हमेशा क्या करना है, उल्टा गुणा करना है, ठीक है। अभी हम सवाल करेंगे तो समझ पाएंगे। तो सीधा गुणा उल्टा गुणा यहां भी आप लागू कर सकते हैं। तो क्या है एक बार समझेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, सोनी ने 10% लाभ पे राजू को बेचा, राजू ने 5% हानि पे आलोक को बेचा, आलोक ने सोहन को 20% लाभ पे बेचा, और आपको लास्ट वाले व्यक्ति सोहन का अमाउंट 6270 में खरीदा, तो आपसे फर्स्ट वाले व्यक्ति सोने ने इस मोबाइल को कितने में खरीदा है पूछ रहा है। तो भाई उल्टा गुणा होगा, मतलब कि लास्ट वाले सोहन का अमाउंट देके आपसे फर्स्ट वाले व्यक्ति सोनी का अमाउंट पूछ रहा है, तो आपको उल्टा गुणा करना है। 6270 लिखा, सबसे पहले 10% लाभ है तो 110 बटा 100 11 बटा 10 होता है, उल्टा गुणा का मतलब है 10 बटा 11 होगा। उसके बाद 5% हानि है तो ये 1 बटा 20 19 बटा 20 होता है, उल्टा गुणा करोगे तो 20 बटा 19 आएगा भाई। उसके बाद अगर बात करें तो 20% लाभ है तो ये 6 बटा 5 होता है, उल्टा गुणा करेंगे तो 5 बटा 6 होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, हालांकि इस चीज को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बट ये विश्वास से परे होगा आपके बात, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि हमने लास्ट 1 से 1.5 महीने में परसेंटेज लाभ ने डिस्काउंट के बहुत सारे सवाल सोल्व किए, लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। हमें पता है ये वाला जो पैटर्न होता है ये इन तीनों टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट स्किल चलता है कैलकुलेशन का, जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं कि मुझे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। वो होता है कि आंसर में हम जीरो काउंट करते हैं, ठीक है। कैसे भाई, एक बात समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, एक बार 2 से डिवाइड कर दिया 3 हो गया। अब मुझे इतना पता है कि नीचे जो 11 19 और 3 है, इन तीनों नंबर में ना तो 5 से कोई नंबर कट सकता है ना 2 से कट सकता है, यानी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 1 2 और 3 जीरो तो होगी, यानी कि जीरो की संख्या से भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1-2 सवालों में लागू होता है मेरे भाई, कम से कम 100 से 150 सवाल ऐसे आपको करवा सकते हैं जिनमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 1 2 3 जीरो तो होगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो आंसर है इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 जीरो है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका बनेगा। बाकी तो आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। ओके भाई, ठीक है। तो सीधा गुणा उल्टा गुणा के प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आप हैंडल करें, और जब भी ये सीधा गुणा उल्टा गुणा का प्रोसेस चलेगा, अगर आप थोड़ा कम टाइम में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये ओपनली प्रोसेस है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन बिना किए ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बड़ा ही बेसिक और आसान सा एक टाइप है, लेकिन अगर आप देखोगे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का बन सकता है। डिस्काउंट के टॉपिक का सवाल है। आप मार्केट के शोरूम में देखते होंगे, बहुत सारे शोरूम में एक ऑफर चलाया जाता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री है, मतलब अगर आप 2 वस्तु खरीदोगे तो हम 1 वस्तु फ्री देंगे भाई। तो यही एक टाइप का सवाल है कि एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है, तो बताओ उसका छूट प्रतिशत कितना है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अगर आप मेरे से 4 वस्तु खरीदोगे तो मैं आपको 1 वस्तु फ्री दूंगा, तो ये जो फ्री दे रहा है ये भी तो एक डिस्काउंट है। तो ये जो 1 वस्तु फ्री डिस्काउंट दे रहा है, इसको हम छूट प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखो इसका टाइप क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। अगर आपको छूट प्रतिशत निकालना है तो ऊपर तो आपको क्या लिखना है, फ्री वस्तु लिखना है। देखो ज्यादा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऊपर तो आपको फ्री वस्तु लिखना है, यानी कि कितनी वस्तु वो फ्री दे रहा है वो फ्री लिख दो। नीचे टोटल लिखना है दोनों का, टोटल मतलब जैसे 4 वस्तु खरीद रहा है 1 वस्तु फ्री दे रहा है, तो टोटल कितना हुआ 5 हुआ। तो नीचे टोटल लिखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। तो ऊपर फ्री वस्तु, नीचे दोनों का टोटल, मल्टीप्लाई 100। तो जैसा आप बताओ ये 4 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु फ्री दे रहा है, तो ऊपर फ्री वस्तु कितनी है, 1 है, टोटल कितना है 5 है, और 1/5 गुना 100 करोगे तो आंसर कितना होगा, 20% होगा। बहुत सिंपल और आसान है। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी मिलेगा, जैसे मार्केट में होता ही आप देखते रहते हो कि मार्केट में 2 तरह के स्कीम चलाई जाता है। एक ऐसा बोलता है बाय 2 गेट 1 फ्री है, इसका मतलब तो होगा कि 2 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा। एक ऑफर ऐसा भी आपने सुना होगा कि बाय 2 गेट 5,
मतलब फ्री नहीं बोल रहा, बस ये बोल रहा है कि बाई टू गेट 5, मतलब अगर आप 2 खरीदोगे तो आपको 5 मिलेंगे। तो कल को क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, इसी में बता देता हूं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 5 खरीदे, अगर आप 5 खरीदेंगे तो 8 पाइए, ऐसा मान लो शॉर्ट में लिख देते हैं, 5 खरीदे 8 पाइए, मतलब कि बाई 5 गेट 5, गेट 8 हो गया भाई, बाई 5 हो गया गेट 8 हो गया, मतलब अगर आप 5 खरीदोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फ्री थोड़ी है भाई, 5 खरीदे 8 पाई है, मतलब अगर आप 5 वस्तु खरीदोगे तो आपको 8 मिलेगी, इसका मतलब फ्री कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो 3 वस्तु फ्री है कितने में, 8 पे, तो 3 फ्री हो गया, टोटल कितना 8 हो गया, और 3/8 इंटू 100 करेंगे तो सबको पता होगा 3/8 का परसेंटेज 37.5% होगा। तो इस तरह की लैंग्वेज आ जाए तो इस तरह से हैंडल कर लीजिएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है डिस्काउंट का, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस करेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है ये बात समझ पा रहा है। ओके भाई ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो 2 स्पेशल टाइप को सिलेक्ट किया है, जिसमें पहला जो टाइप था वो चुनाव था, और दूसरा जो टाइप हम सिलेक्ट करेंगे वो बेईमान दुकानदार की हम बात करेंगे। तो क्या होता है बेईमान दुकानदार, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी 2021 के पेपर। अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे पेपर में एक सवाल था, और अगर हम बात करें एसएससी में तो ये फेमस है ही बिल्कुल भाई, टीसीएस इसका बहुत ज्यादा यूज करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेईमान दुकानदार का। बेसिक नॉलेज आप जानते होंगे क्योंकि हमारी ये रिवीजन सीरीज है, तो हम ज्यादा डिटेल बताएंगे नहीं। तो बेईमान दुकानदार की अगर हम बात करें तो आप समझते होंगे कि बेईमान दुकानदार का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बेईमानी करके वजन कम तोलकर वस्तु को देता है, ठीक है, मतलब कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो बेईमानी करके 950 ग्राम 880 ग्राम ऐसे तोल कर देता है, और फिर आपसे क्या पूछता है, उस बेईमानी करने से उस दुकानदार को क्या होता है, लाभ होता है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछता है। तो एक बहुत ही आसान और इजी तरीका बताता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से पूरा एंटायर कहीं से भी अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे भी ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं आपको, हल्का से एक बात समझना, हालांकि मैं 2 मिनट 5 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, ये मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उम्मीद है समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पॉइंट ये होता है कि बेईमानी से रिलेटेड सवाल होता है, हर क्वेश्चन का एक फिक्स जवाब होता है लास्ट वाला, यानी आखिरी में आपसे यही पूछा जाता है तो बताओ उस बेईमान दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। यानी हर क्वेश्चन में आपसे लाभ प्रतिशत पूछेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। अगर उस बेईमान दुकानदार का लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का तरीका क्या है, तो देखो यहां एक छोटी सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सीपी एसपी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में भी आपको सीपी एसपी का रेशियो दे रखा है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां सीपी एसपी का रेशियो, पूरे टाइप में सीपी एसपी के रेशियो 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह का मतलब होता है, एक तो क्वेश्चन में दिया जाता है भाई, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, साथ ही वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल कर देता है। तो यहां भी तो आपको दे रखा है ना कि 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, तो उस 10% लाभ से सीपीएसपी का रेशियो आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें बोला जाता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदता है, 50 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है, साथ ही वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल कर देता है। तो ये 40 के भाव से खरीद रहा है, 50 के भाव से बेच रहा है, ये भी तो सीपीएसपी है। तो क्वेश्चन में सीपीएसपी के रेशियो 2 तरह के होते हैं। ये जो सीपीएसपी का रेशियो हम निकालेंगे ये उसका फाइनल होगा, मतलब कि हम फाइनल सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। फाइनल सीपीएसपी के रेशियो से मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं अगले क्वेश्चन पे जाके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अब अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ेगा, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए प्रति किलो पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब कि ये 48 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत वैल्यू मतलब उसने खरीदा है 50 रुपए प्रति किलो के भाव से। तो ये 50 के भाव से खरीद रहा है, 48 के भाव से बेच रहा है, तो ये सीपीएसपी का रेशियो ही तो हुआ। लेकिन ये जो रेशियो 50 और 48 जो सीपीएसपी का रेशियो आएगा, ये सवाल में दिया गया है। और एक आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट में तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो मेरे भाई दुकानदार 50 के भाव से खरीद के 48 के भाव से बेच रहा है, तो उसे यहाँ 2 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन ये दुकानदार क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलकर दे रहा है, तो वो क्या करेगा, यहां तो कुछ रुपए की हानि होगी, यहां तो कुछ हानि होगी, लेकिन यहां से 100 ग्राम की बेईमानी करके वो प्रॉफिट कमा लेगा। हम क्या करेंगे, ये वाली हानि और ये वाले प्रॉफिट दोनों को कैलकुलेट करके हम पता करेंगे कि दुकानदार का फाइनली लाभ हानि कितना होगा। तो 2 तरह के रेशियो हो गए, जैसे एक तो ये 50 और 48 जो है वो क्या है, सवाल में दिया गया है, और एक हम इसको और इस 100 ग्राम की बेईमानी वाले को कैलकुलेट करके हम निकालेंगे इसका फाइनल सीपीएसपी का रेशियो। तो थोड़ा समझने की कोशिश आप कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बेईमान दुकानदार का फाइनल सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। तो ये फाइनल सीपीएसपी का रेशियो निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन में जो आपको सीपीएसपी का रेशियो दिया गया है,
क्वेश्चन में जो आपको सीपीएसपी का रेशियो दिया गया, जैसे अभी बताया ना 50 के भाव से खरीदा 48 वाला, वो रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, मतलब ये गिवन होगा सवाल में, तो क्वेश्चन में जो सीपीएसपी का रेशियो दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उस क्वेश्चन में जो सीपीएसपी का रेशियो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई? ऑल एक्स्ट्रा रेशियो से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? जितने भी रेशियो होंगे सबको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्वेश्चन में जो सीपीएसपी का रेशियो दिया गया उसको ऑल एक्स्ट्रा रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ऑल एक्स्ट्रा रेशियो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई, जैसे एक बार मान लो कि जैसे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप बेसिक तरीका लगाते हो तो आप ये तरीका लगाओ, हो सकता है आप आखिरी वाले सवाल में बड़ा एक सरप्राइज महसूस करो, कि बहुत अच्छा फील करो कि हाँ यार मुझे लगा, आज मुझे समझ में आया कि बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है। ओके भाई, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ही पॉइंट है कि डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो एक तो ये लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब कि भाई कोई लाभ पे नहीं बेच रहा, वो जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, यहां से कोई लाभ नहीं कमा रहा, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेशियो है भाई। ऐसा नहीं होता कि हर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में सीपीएसपी का रेशियो दे ना भी दे, कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेशियो होगा कि वो 1000 ग्राम के स्थान पे 950 ग्राम तोल कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। अब सीपीएसपी का रेशियो निकालने के लिए ये तो रेशियो है नहीं सवाल में, बस ऑल एक्स्ट्रा रेशियो में जो भी है उससे रेशियो निकाल लेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचते हैं कि ऊपर 950 लिखना है, नीचे 1000 लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि भाई आप इस चीज को ऐसे फील करो कि अगर कोई दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम तोलकर देता है, इसका मतलब उस दुकानदार को 50 ग्राम का फायदा होगा। भाई बेईमानी करेगा तो फायदा होगा, तो उस दुकानदार को 50 ग्राम का फायदा होगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर 50 ग्राम का फायदा होगा तो फायदे वाली कंडीशन में सीपी कम होता है और एसपी ज्यादा होता है। तो ये जो 950 कम है ये सीपी होगा, और ये जो 1000 ज्यादा है ये एसपी होगा। और कुछ इसमें है नहीं, तो आप बस 950 और 1000 को काट लीजिएगा, और ये 19 और 20 जो आएगा ये इसका सीपीएसपी का रेशियो है। और जब मेरे पास सीपीएसपी का रेशियो आ गया तो मैं लाभ प्रतिशत निकाल सकता हूं। मतलब ये दुकानदार किसी सामान को अगर 19 में खरीद रहा है तो उसे 20 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पे भाई? 19 पे। 1/19 कितना होता है? 5 सही 5/19% होता है, जिसका मतलब होगा 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, 5 पॉइंट तो सब में ही है। अब आप बताएगा, अगर आप 10 लगाओगे तो 5 का 0 लग के 50 हो जाएगा, और 50 में 19 का भाग 2 ही बार जाएगा, तो 5 19 दूना 38 होगा, मतलब कि 5.26% राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये सिंपल सवाल पूछा जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम, तो लाभानी परसेंट क्या होगा। तो इस तरह से आप एकदम इजी सवाल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पूरा टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, तो आप बिल्कुल फोकस बनाए रखेगा। और अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन पे, तो एक बार आप देखिएगा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 है। कीमत का मतलब सीपी होता है मेरे भाई, यानी कि जिस चीनी को वो 50 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद रहा है उसको 48 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा है, और साथ ही वो 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है। तो तुम ऐसा समझ पा रहे हो कि यार 50 के भाव से खरीद के तुम 48 के भाव से बेच रहे हो, तो यहां से तो कुछ हानि हो रही है भाई, 2 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन वो दुकानदार यहां तो हानि उठा रहा है, यानी उसको यहां तो हानि हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम की बेईमानी करके 900 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब वो वाली हानि और ये वाला प्रॉफिट मिला के उसे टोटल प्रॉफिट होगा, यानी ओवरऑल मिला के उसको प्रॉफिट होगा, और हमें यही पता करना है कि उसका ओवरऑल मिला के लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर मुझे ओवरऑल लाभ प्रतिशत निकालना है तो मुझे इस बेईमान दुकानदार का, इसको और इस 100 ग्राम की बेईमानी, इन दोनों को मिला के हमें इसका फाइनली सीपीएसपी का रेशियो बनाना है। ओके भाई, फाइनल सीपीएसपी का रेशियो बनाने का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन में जो सीपीएसपी का रेशियो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑल एक्स्ट्रा रेशियो से। अब बताओ, क्वेश्चन में सीपीएसपी का रेशियो दिया है, 50 के भाव से खरीदा, 48 के भाव से बेचा, तो 50 के भाव से खरीदा, 48 के भाव से बेचा है, सीपीएसपी का रेशियो है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑल एक्स्ट्रा रेशियो से। ऑल एक्स्ट्रा रेशियो में सिर्फ एक ही रेशियो है, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल कर दे रहा है, तो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा, कौन सा सीपी कौन सा एसपी होगा, वही तरीका आप सोच सकते हो। रटने से ज्यादा अच्छा फील करो। 1000 ग्राम के बजाय अगर 900 ग्राम तोलकर देगा, 100 ग्राम की बेईमानी करेगा, तो दुकानदार को 100 ग्राम का फायदा होगा, और फायदे वाली कंडीशन में सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 900 सीपी है और 1000 क्या है, एसपी है। तो 900/1000 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 घटेगा, 50 का भाग दिया 2 आ गया। ठीक है, और अगर आप 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो 45 आ जाएगा, और यहां अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 और ये 15 होगा। तो फाइनली इसका जो रेशियो आया है, दोनों चीज को मिला के उसका फाइनल सीपीएसपी का रेशियो 15/16 है।
मतलब सब कुछ मिला के ये समझ में आ गया कि दुकानदार किसी सामान को अगर 15 में खरीद रहा है तो उसे 16 में बेच रहा है, मतलब उसे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 15 पे, गुणा 100 से करोगे, ये 6 से ही 2/3% होता है, जिसका मतलब 6.66% होता है, तो लगभग आप कह सकते हैं 6.7%। ओके भाई, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जो कि जीडी 2022 के पेपर में, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सभी पेपर्स में काफी बार पूछा गया था। तो आगामी रेलवे एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में थोड़ा डाउट भी रहता है कि यार ये इस सवाल को कैसे करने का क्या इजी तरीका हो सकता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। जैसे पिछले सवाल में सिर्फ सीपी, एसपी और 100 ग्राम की बेईमानी थी, इसने अब की बार ये भी मोटिवेट कर दिया कि व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% छूट देता है और दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 1 केजी वजन के बजाय 800 ग्राम मापता है। तो हम क्या करेंगे, शुद्ध प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालना है इसका, तो हम इस दुकानदार का फाइनल सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। अब थोड़ा ध्यान से आप देखेगा, मतलब मुझे फाइनली सीपीएसपी का रेशियो निकालना है, सब कुछ रेशियो को मल्टीप्लाई करके फाइनल सीपीएसपी का रेशियो ही आएगा। अब एक बात आप जानते हैं, अगर वो क्रय मूल्य में 20% अधिक पर मूल्य अंकित करता है, तो सबको पता है कि क्रय मूल्य 20% बढ़ा के अंकित कर रहा है, तो इस 20% वृद्धि से सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। यानी अगर उसका सीपी 100 है तो 20% बढ़ा के एमपी 120 बनेगा, 5 और 6 का रेशियो बनेगा। लेकिन ये रेशियो किसका आएगा, तो ये रेशियो आएगा सीपी और एमपी का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सीपी बटा एमपी। सही बात है, तो सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा उससे। फिर ये 10% छूट दे रहा है, तो सबको पता है कि छूट प्रतिशत से एमपी और एसपी का रेशियो आता है। यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 यूनिट है तो वो 10% छूट देके 90 में बेच रहा है, तो 10 और 9 का रेशियो रहेगा। लेकिन वो रेशियो किसका आएगा, एमपी और एसपी का रेशियो होगा। सही बात है। अब ध्यान से बात को समझो आप, अगर आप सीपी और एमपी वाले, सीपी बटा एमपी वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे एमपी और एसपी वाले रेशियो से, तो ये एमपी से एमपी क्या होगा, कट जाएगा, और एमपी से एमपी कट के बाद में जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी और एमपी एसपी का रेशियो आएगा। तो ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, मतलब कि ये बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। अगर आप 20% बढ़ा के अंकित कर रहा है, फिर 10% छूट दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी, नीचे एमपी लिखेंगे, और फिर एमपी बटा एसपी लिखेंगे, जिससे क्या होगा, एमपी से एमपी तो कट जाएगा और रेशियो किसका आएगा, सीपी और एसपी का आएगा। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं। क्रय मूल्य में 20% वृद्धि करके अंकित मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, मतलब कि 100, 120, 5 और 6 का रेशियो बनेगा, जिसमें सीपी कितना होगा, 5 होगा, और नीचे एमपी कितना होगा, 6 यूनिट होगा। अब सीपी बटा एमपी आ गया तो गुणा होगा एमपी बटा एसपी। तो अगर 10% छूट दे रहा है तो एमपी अगर 100 होगा तो एसपी 10% कम 90 होगा, तो यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो आएगा 10/9, और इनको अगर आप काटोगे तो रेशियो का होगा, सीपी एसपी का। चलो उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें, और एक्स्ट्रा रेशियो क्या दिख रहा है भाई, एक चीज और दिख रही है आपको, 1 केजी वजन के बजाय 800 ग्राम तोलकर दे रहा है, 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये जो कम वाला 800 ग्राम है वो सीपी है, और ये ज्यादा वाला 1000 ग्राम एसपी है। तो ऊपर 800 आएगा, नीचे 1000 आएगा। चाहो तो आप इसको 8/10 यानी कि 4/5 भी ले सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ जाए, मैं 800/1000 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब लिख के काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8/10 ही रहना दोस्तों। चलो ठीक है, तो 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। बस, और कुछ कटने वाला नंबर है नहीं। तो फाइनली सब कुछ को मिला के उसका जो रेशियो आता है वो 20/29 आएगा भाई। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ को मिला के हम कह सकते हैं कि दुकानदार किसी सामान को अगर 20 में खरीद रहा है तो उसे बेच रहा है कितने में, 27 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 7 का। कितने पे भाई, 20 पे, और गुणा अगर आप 100 करोगे तो ये 5 होगा, तो 7 पंजे 35% राइट आंसर बनेगा। आप इन 3 क्वेश्चन को भी अगर थोड़ा बढ़िया से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपके एग्जाम में अगर बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन बनेगा तो 100% वो आपका राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अब हम करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैं जब क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं बेसिकली, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक होता है उसमें कुछ ज्यादा टाइप नहीं होता है, मतलब इतना डिवाइडेशन नहीं कर सकते, 2 या 3 तरीके से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। तो अब की बार हमने सेलेक्ट किया है पुरुष महिला वाला, जो फेमस सवाल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को 5 दिन में करती है, तो ज्ञात कीजिए 8 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। तो आपको पता है जब ये पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता निकालना होता है। तो यहाँ पे पुरुष मतलब मैन हो गया, वुमेन हो गया, तो एम और डब्ल्यू लेके चलता है। तो आप सब जानते होंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यानी क्वेश्चन ऐसा होगा कि 4 पुरुष प्लस 7 वुमेन हो गया, मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो मेरे भाई ये पूरा काम हो गया। इसी प्रकार आप जानते हैं 7 मैन 7 मैन प्लस 4 महिलाएं मिलकर इस काम को
5 दिन में करते हैं तो ये भी पूरा काम हो गया भाई, ठीक है। तो ये पूरा काम है, यानी कि अगर मैं आदमियों की संख्या और समय को गुणा करूंगा तो पूरा काम होगा, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करके पुरुष और महिलाओं की पहले कार्यक्षमता निकालेंगे। तो चलो आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो 8 चौक 32 एम होगा प्लस 8 7 56 डब्ल्यू होगा, बराबर में 35 एम होगा और प्लस 20 डब्ल्यू होगा। तो अगर ये 32 एम उधर जाके 35 एम में से घटेगा तो 3 एम बचेगा, 56 डब्ल्यू में से 20 डब्ल्यू घटेगा तो 36 डब्ल्यू बचेगा, 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि मैन और वुमेन की जो कार्य क्षमता है उसका रेशियो 12/1 है। अब कार्य क्षमता का रेशियो आने के बाद में हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो हमें मान लेते हैं कि मान लो 8 महिलाएं उस काम को x दिन में करता है, तो ये पूरा काम ही तो हुआ। और अगर ये पूरा काम हुआ तो ये बराबर होगा इन दोनों में से किसी एक के। तो आप बराबर में लिख सकते हैं 4 मैन प्लस 7 वुमेन उस काम को 8 दिन में करती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी है, मतलब ये जो भी बना है उसमें m की जगह 12 और w की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे 12 होगा। इसका मतलब है 8 इंटू एक्स होगा और बराबर में 12 4 48 और 7 कितना होगा, 55 होगा। और मल्टीप्लाई किससे, 8 से होगा, 8 से 8 कटेगा और x का मान कितना हो जाएगा, 55 डेज हो जाएगा। कुछ आसान तरीके भी हो सकता है, बट एक रेगुलर जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसको सोल्व करने का यही तरीका होता है, ठीक है। चलो भाई, टाइम एंड वर्क के टॉपिक का हमने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। आप ये देखते होंगे बहुत बार एग्जाम में मजदूरी से रिलेटेड सवाल होता है, यानी मजदूरी का अमाउंट दे रखा है और हमें पता करना है इस मजदूरी के अमाउंट में से किसको कितना अमाउंट मिला है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। मोहित और रोहित ने 4400 रुपए में काम हाथ में लिया और मोहित अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहित अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अंतर कितना होगा। देखो, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मेरे ज्यादातर 99% एग्जाम में क्वेश्चन इसी कैटेगरी का आएगा जो मैं आप समझा रहा हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर 2 लोग या 3 लोगों ने मिलकर काम किया, मतलब कि सबका समय समान हो, यदि समय समान हो, समय समान का मतलब ये मत देखेगा कि यहाँ पे समय समान नहीं है 10 दिन पर, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। समय समान का मतलब ये है कि जब 2 व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ पूरा काम खत्म किया, इसका मतलब बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के नहीं गया। अगर बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब है एक व्यक्ति ने ज्यादा डेज तक काम किया, एक ने कम काम किया। लेकिन यहाँ पे बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के नहीं गया, इसका मतलब दोनों लोगों ने मिलकर काम को खत्म किया, इसका मतलब दोनों का समय इक्वल है। जब समय इक्वल होता है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वही उनकी मजदूरी का अनुपात होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 10 में से 9 सवाल आपको इसी कैटेगरी के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं। तो कार्य क्षमता का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात होगा। मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यदि वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें काम पूरा करने में कितने राशि का अंतर मिलेगा, मतलब दोनों ने एक साथ मिलकर काम खत्म किया, इसका मतलब दोनों ने समान डेज तक काम किया। तो अगर समान डेज तक काम किया है तो इस मजदूरी का जो बंटवारा होगा, 4400 रुपए की जो वेतन है उसका जो बंटवारा होगा वो मोहित और रोहित की जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा उस रेशियो में होगा। तो आपको क्या करना है, बस कार्य क्षमता का रेशियो निकालना। अब कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, एलसीएम वाला तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है, आप रेशियो वाला तरीका लगाओ। जैसे भाई मोहित और रोहित है, मोहित और रोहित, मोहित इस काम को 10 दिन में करता है, रोहित इस काम को 15 दिन में करता है। तो आप बताएं इनके समय है भैया, तो आप इनके समय का अनुपात निकाल लो। समय का अनुपात 2:3 होगा, तो जो समय का अनुपात होगा उसका विक्रम कार्य क्षमता का अनुपात होगा, तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 होगा। तो ये जो 3:2 आया है ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है और जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही इनकी मजदूरी का अनुपात होगा। मतलब मोहित को जो मजदूरी मिलेगी वो 3 यूनिट मिलेगा, रोहित को जो मजदूरी मिलेगी वो 2 यूनिट मिलेगा। मतलब ये जो दोनों की टोटल मजदूरी 4400 रुपए है, ये 5 यूनिट के बराबर है। और आपसे दोनों की मिलने वाली राशि का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान चाहिए, तो जब आप इसमें 5 का भाग देंगे तो 480 का डबल, 440 का डबल होगा, 880 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो एवरेज का एक क्वेश्चन हमने लिया है, हालांकि हम क्वेश्चन कुछ दूसरा लेना चाहते थे बट थोड़ा सा ही सिलेक्ट दूसरा हुआ, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक क्या है। मैं क्वेश्चन ये सोच के मैंने सेलेक्ट किया था कि भाई एलिगेशन मेथड का एक क्वेश्चन होता है कि जैसे उत्तीर्ण होने वाले का औसत इतना है,
अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत इतना है और दोनों को मिला के पूरी कक्षा का औसत इतना। अगर ये तीनों मान दे देते, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और पूरी कक्षा का एवरेज दे देता, तो ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से सोल्व होता। हालांकि उल्टा क्वेश्चन है, मतलब कि पूरी कक्षा के सभी 80 छात्रों का औसत अंक 50 दे रखा है, इनमें से जो उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, उनका औसत 55 दे रखा है, लेकिन आपसे ये अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत पूछ रहा है। हालांकि एलिगेशन से भी कर सकता है, रिवर्स करके कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो एक तो बेसिक तरीका आप लगाओ, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मतलब मैं एलिगेशन करूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको पसंद नहीं आएगा। फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल 80 छात्र है और इन 80 छात्रों का औसत कितना है, 50 है। अब इन 80 में से जितने भी पास हुए, अब इसमें आपको पता है पास और फेल है, तो तुम्हें पता है इसने खुद बोला है कि यहाँ पे कि परीक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, मतलब फेल होने वालों की संख्या 30 है, तो पास होने वाले की संख्या 50 है। और ये जो पास होने वालों की संख्या 50 है, उनका औसत कितना है, 55 है। और आपसे इन 30 जो फेल होने वाले हैं उनका औसत पूछ रहा है। सवाल ये बना, एक तो जब भी एवरेज में ऐसा क्वेश्चन बने तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो छात्रों की संख्या है आप इसका क्या बना सकते हो, रेशियो बना सकते हो। मतलब रेशियो बना सकते हो कि मान लो टोटल छात्र 80 नहीं 8 है, पास होने वाले 5 है और फेल होने वाले 3 है। बेसिक कर लो, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है कि अगर टोटल 8 छात्र है जिनका औसत 50 है, तो आप 50 को 8 से गुणा करेंगे तो इनके अंकों का योग 400 होगा। अब इनमें से जो पास होने वाले छात्र 5 है उनका औसत 55 है, तो आप 55 को 5 से गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा भाई, 25 और ये 27 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, टोटल छात्रों के योग में से पास होने वाले के अंकों का योग घटा के फेल होने वाले जो 3 छात्र हैं उनका योग निकाल सकते हैं। तो अंतर कर लीजिए भाई, अंतर करेंगे तो 125 आएगा, और अगर फेल होने वाले 3 छात्रों के अंकों का योग 125 है तो एवरेज कितना होगा, तो 125 में आप 3 का भाग दे सकते हैं, 3 चौक 12 होगा, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा तो 3 छीके 18, 3 छीके 18 होगा, मतलब 41.66। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एलिगेशन मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा साझा कर देता हूं आपके साथ। जैसे एलिगेशन मेथड से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं, देखो और भी स्मार्टनेस होता है बट इधर थोड़ा हो नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो जीरो से जब हम कंसेप्ट समझते हैं तो तब चीजों को ज्यादा अच्छा समझा सकता है। पास होने वाले, फेल होने वाले, पास होने वालों का जो एवरेज है वो कितना है भाई, 55 है, और फेल होने वालों का एवरेज निकालना है। पास और फेल दोनों को मिला के पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, 50 है, और नीचे पास और फेल होने वाले की संख्या का अनुपात होगा, जिसमें आप देख पा रहे हो ये 30 है और ये 50 है, मतलब 5:3 होगा। अब एलिगेशन मेथड से अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि 55 और 50 का अंतर जो 5 है वो 3 यूनिट का मान है, तो मुझे चाहिए 5 यूनिट का मान। तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 में 3 का भाग देके 5 से गुणा कर सकते हो। मतलब ये जो 5 अंक है, ये जो 5 अंक है वो 3 यूनिट के बराबर है, तो अगर आप इस 5 अंक में 3 का भाग दे देंगे तो ये 1 यूनिट का मान हो गया, और इस 1 यूनिट के मान को 5 से गुणा कर देंगे तो ये 25/3 है, और 25/3 का मतलब होता है 3 × 24, एक बच गया, इसका मतलब 8.33 आ गया इस 5 यूनिट का मान। तो ये जो 8.33 आया है ये फेल होने वालों का एवरेज और पूरी कक्षा की एवरेज 50 का अंतर है। अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है, अगर ये 55 50 से ज्यादा है तो यहाँ वाला नंबर 50 से कम होगा, कम होगा तो आप 50 में से 8.33 घटाएंगे तो 41.66 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ओके भाई, ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो भाई ठीक है, तो अब हम चलते हैं एवरेज के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं बढ़िया से, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही सवाल लिया, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होता है। देखो मैं एवरेज का एक ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो कि प्राकृत, सम, विषम जैसे संख्याओं का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, सम का औसत क्या है, विषम का औसत क्या है। तो एक कंडीशन है भाई, मतलब मैं किस टाइप का सवाल बता रहा हूं, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि जो संख्या आपको दे रखा है, मतलब जिन संख्याओं का एवरेज आपसे पूछ रहा है, यदि उनका अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, यदि अंतर समान हो मतलब जिन संख्याओं का मैं एवरेज निकाल रहा हूं उनका अंतर सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, 40 एक नंबर है, 42 एक नंबर है, 44 है, 46 और 48 है। मैं ये भी कह सकता हूं ये 5 क्रमागत सम संख्या। तो ऐसे लैंग्वेज मिलेगा 6 क्रमागत सम संख्या। आप बताए अगर 6 क्रमागत सम संख्या होगी तो जैसे यही तो होती है क्रमागत सम संख्या। तो जब क्रमागत सम संख्या लगातार सम संख्या होती है तो सबके बीच में 2-2 का समान अंतर होता है। अब आप समझ पा रहे हैं, जहां यहां मैंने जो नंबर लिया है इन सभी नंबर में 2-2 का समान अंतर है, मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के सॉर्ट तरीके की बात करें तो वो 2 तरीके सॉर्ट है, मतलब इनका एवरेज आप 2 तरीके से सॉर्ट निकाल सकते हैं। एक तो आप एवरेज ऐसे निकाल सकते हो कि जब अंतर सेम होता है,
अगर संख्याओं के बीच में अंतर सेम होता है तो जो ठीक बीच में संख्या है, जैसे इन पांचों संख्याओं के ठीक बीच में कौन सी है, 44 है, तो जो ठीक बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगा, एवरेज होगा। जब संख्याओं का अंतर समान होता है तो उनका एवरेज हमेशा ठीक बीच वाले स्थान का मान ही एवरेज होता है। हालांकि ठीक बीच वाले स्थान के मान को माध्यिका बोलता है, बट आप समझ पा रहे हो कि अंतर सेम होगा तभी, ध्यान रखिएगा अंतर सेम होगा तो ही आप एवरेज ठीक बीच वाला मान होगा। तो एक तो ये तरीका है कि ठीक बीच वाला मान आप 44 एवरेज बता सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, मतलब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ तो 5 ही संख्या थी, तो आप ठीक बीच वाली संख्या फटाक से उठा लिए भाई। कई बार जब सवाल लंबा होगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि 40 से लेके 160 तक, 40 से 160 तक की जितनी भी सम संख्या होती है उनका एवरेज बताओ। अब 40 से 160 तक की जितनी भी सम संख्या होती है उन सब में खैर अंतर तो सेम होगा, दो का, लेकिन एवरेज निकालने के लिए आप सोचेंगे यार ठीक बीच वाला जो मान होगा एवरेज होगा, लेकिन ठीक बीच वाला मान तुम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक और अच्छा तरीका होता है कि जब अंतर सेम होता है तो उनका एवरेज निकालने का ये सबसे ज्यादा फेमस तरीका है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो इस टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि आपको संख्या देगा, ठीक है, ऐसी संख्या देगा जिनमें 2 का अंतर है, जैसे 40 से 160 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताओ, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो अगर आपको संख्या दे रखी है और आपसे औसत पूछ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग। लेकिन भाई एक उल्टा सवाल भी होता है कि आपको एवरेज खुद दे रखा है, ठीक है, आपको एवरेज दे रखा है और आपसे पूछ रहा है तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आपको सभी संख्याओं में अंतर समान हो और आपको एवरेज खुद दे रखा है तो ध्यान रखिएगा ये वाला पैटर्न सबसे ज्यादा काम आएगा। अगर मैं कहूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 दे रखा है तो समझ जाएगा वो 44 उन 5 संख्याओं के ठीक बीच वाली संख्या होगी। ओके, तो जैसे पॉइंट हम समझ लेते हैं, तो इस बात के आधार पर अगर हम क्वेश्चन को लेके चले, जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो इसको एक बार हटा देते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। तो ये क्या है, उल्टा सवाल है, मतलब आपको संख्या नहीं दे रखा, 6 क्रमागत सम संख्या देके एवरेज पूछता तो मैं फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दिलाता। ये बोल रहा है 6 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत क्या है 35। तो आप मुझे बताओ 6 क्रमागत सम संख्या, तो 6 क्रमागत सम संख्या होगी तो सबके बीच में 2 का समान अंतर होगा। तो इन सभी 6 संख्याओं के बीच में समान अंतर है। अगर समान अंतर है तो इन 6 संख्याओं का जो औसत 35 है, ये 35 इन सभी 6 संख्याओं के ठीक बीच का मान होगा। अब 6 संख्याओं का बीच कहां होता है, तो हम कहेंगे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की जो सम संख्या होगी उनके बीच में आएगा। भाई 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, इसका मतलब है थर्ड नंबर की सम संख्या सॉरी, और फोर्थ नंबर की जो सम संख्या होगी उनके बीच का मान कितना होगा, 35 होगा। अब तुम बताओ अगर ये 35 तीसरे नंबर की सम संख्या और चौथे नंबर की सम संख्या के बीच में है तो फिर तीसरे नंबर की सम संख्या का मान 34 होगा और चौथे नंबर की सम संख्या का मान 36 होगा। सही बात। अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का मतलब है फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फर्स्ट नंबर पे जाओगे, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है कि अगर 34 से तुम पहली संख्या पे जाओगे तो 34 से पहले 32 होगा और 32 से पहले 30 होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तीसरी संख्या से पहली संख्या पे जाना है, इसका मतलब 2 संख्या पीछे जाना है। और सम संख्या विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर आप 2 संख्या पीछे जाओगे तो 2 दूनी 4 कम कर देना है। ऐसा अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, मतलब आपको 6 नंबर की संख्या निकालनी है, तो अगर आप चौथी संख्या 36 है तो अगला 38 होगा, फिर अगला 40 होगा। या फिर आप 2 संख्या आगे जा रहे हो तो 2 दूनी 4 इसमें ऐड कर दो। तो ऐसा आपको पता चल जाता है सबसे छोटी संख्या 30 है और सबसे बड़ी संख्या 40 है। और आपसे इस क्वेश्चन में दोनों का योग पूछ रहा है, तो 30 और 40 का योग कितना होगा भाई, 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके भाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने एवरेज के सवाल कर लिए, अब हम आपको बताते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के आज हमने कौन से स्पेशल टाइप लिया। तो एक तो हमने लिया है कौन सा टाइप भाई, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर 5 रुपए है तो राशि पता करो। चलो भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। और ये जो क्वेश्चन हमने देखा है, तो हमने देखा कि आरपीएफ पिछला जो एग्जाम लगा था उसमें भी लगभग 5 से 6 बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें एसआई और सीआई का 2 साल के एसएससी का अंतर पूछ रहा है। देखो भाई, अगर कोई क्वेश्चन में आपसे 2 साल के लिए एसआई और सीआई के अंतर से रिलेटेड सवाल आए, अब सवाल कैसे, वो आपको मूलधन देके अंतर पूछ सकता है या अंतर देके मूलधन पूछ सकता है। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन सोल्व करने का, जो कि सबसे बढ़िया तरीका है एकदम, कि एक फॉर्मूला होता है भाई,
2 साल के SICA के अंतर से रिलेटेड कैसा भी सवाल आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से सवाल कर सकते हैं। D2 का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, यानी ये 2 साल के SICA का अंतर है, डिफरेंस है, बराबर होता है। सबसे पहले मूलधन P आएगा और फिर यहाँ पे दर R/100 और उसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये 2 साल के SICA के अंतर से रिलेटेड कोई भी सवाल को आप इससे सोल्व कर सकते हो। जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 दे रखा है, तो वो 5 D2 का मान है। मूलधन P का मान आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक है, तो D2 का मान कितना है, 5 है। मूलधन P का मान आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे R का मान कितना है, 5% है। तो चाहो तो तुम 5/100 लिखेंगे यहाँ पे, तो 5/100 और पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 1/20 का स्क्वायर 1/400 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 कटेगा, भाग दिया यहाँ पे 2, 20 आ गया और P मूलधन का मान कितना आ गया भाई, 2000 आ गया। तो आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट और भी तरीके समझते होंगे, जैसे आप चाहो तो अगर दर है भाई, अगर आपके पास सवाल में ब्याज की दर है तो आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हो। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल का जो SI होता है वो 5 का डबल 10% होगा, और 2 साल का जो CI होता है वो होता है 10.25% होता है। ये जानते होंगे सक्सेसिव लगता है, इसमें 5% की 2 बार क्रमागत वृद्धि, तो अंतर कितना हुआ, 0.25% हुआ। तो ये जो 5 रुपए है ये 0.25% के बराबर है, और आपको मूलधन चाहिए तो किससे भाई, 100 से गुणा कर सकते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, हटाएंगे, तो मतलब ये 100 आ जाएगा, 25 का भाग दिया 4 आ गया, और 5 चौके 20 के हिसाब से 2000 बन जाएगा। मतलब ये सवाल छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कोई भी एक सिंगल कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं आई तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सवाल को रेशियो वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है तो रेशियो कितना बनेगा, 21/20 बनेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल बाद का निकाल रहे हो तो स्क्वायर हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा तो 441/400 होगा। तो ये जो 441/400 आया है ये मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2 साल बाद का मिश्रधन आया। तो इन दोनों का जो अंतर होगा 41 यूनिट, ये क्या है, 2 साल के CI का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो है। अब आप साधारण ब्याज निकाल लो भाई, तो आप बताओ 5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 10% होगा, और मूलधन कितना है, 400 है, तो 400 का 10% 40 होगा। तो साधारण ब्याज 40 यूनिट है, चक्रवृद्धि ब्याज 41 यूनिट है। अंतर कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, और मूलधन कितना है, 400 है। तो 400 यूनिट का मान कितना होगा, तो 400 × 5 के हिसाब से 2000 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये वाला क्वेश्चन हम जो लिया है ये लास्ट RPF का जो पेपर लगा था उसी में हम क्वेश्चन देखे थे। तो ये भी एक अच्छी वाली इंपॉर्टेंट बात होती है कि मतलब 1820 रुपए पर 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक 7.5% की दर से साधन ब्याज कितना होगा। काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक आपको दिन काउंट करने पड़ेंगे। मतलब एक डेट वाला सवाल होता है, एक साधारण ब्याज पूछ रहा है और आपसे समय जो दे रखा है उसकी तारीख दे रखी है कि 9 मार्च 2003 से लेके 21 मई 2003 तक करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली बात यह है कि 9 मार्च और 21 मई जो 2 तारीख दिख रही है, आपको इन दोनों तारीख में से केवल एक ही तारीख को काउंट करना है। यानी अगर आप 9 मार्च को काउंट करते हैं तो 21 मई वाले दिन को छोड़ना पड़ेगा, 21 मई को करते हैं तो 9 मार्च को छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 मार्च को छोड़ देते हैं। अब तुम बताओ मार्च में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है। तो 31 दिन में से हमने 9 दिन छोड़ दिए भाई 9 दिन छोड़ दिए, तो 31 में से 1 घटाएंगे 30, 2 घटाएंगे 22 दिन हो गए, यानी मार्च महीने के 22 दिन हो गए 9 मार्च को छोड़कर, ठीक है। तो मार्च के बाद अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। अप्रैल के बाद मई में कितने दिन है, 21 दिन है भाई। तो मई 21 तक लिया हमने टोटल, ये हमारे डेज हो गए। सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 73 दिन आएगा। और मोस्ट ऑफ सवालों में यही होता है कि जब दिन आपके देखोगे, आप ज्यादातर क्वेश्चनों में साधारण ब्याज में जब दिन होगा तो दिन या तो 73 मिलेगा, या 73 का डबल 146, या 73 का ट्रिपल 219 दिन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यह समझ में आ गया कि टोटल जो दिन है वो 73 दिन है। मतलब हमें 1820 वाले मूलधन का 7.5% साधारण ब्याज के हिसाब से 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो देखो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, मतलब कि मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो आप सवाल ऐसे कर सकते हो, 1820 वाले मूलधन का 7.5%, ये हो गया 1 साल का ब्याज, और मुझे निकालना है 73 दिन का ब्याज, तो 73/365 होगा। चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो ये 1/5 होता है, क्योंकि जो 365 होता है वो 73 का 5 गुना होता है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। तो जैसा आप देखिएगा, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0 कटेगा यहां से, और अगर हम 25 से इसको डिवाइड करें
ठीक है। तो अगर हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से 75 होगा, ये 400 होगा, 5 और 4 गुना होगा तो 20 होगा, 2 का भाग दे लो मात्र ओनली 91 हो जाएगा, 91 को 3 से गुना करेंगे तो 900 273 होगा, 9 3 27 और इसमें 10 का भाग देंगे तो 27.3 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। अब चलते हैं हम एक आखिरी सवाल पे, और सीरीज वाला सवाल है और आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चनों पे। एक फेमस टाइप हमने लिया है जो कि बहुत पहले कम था, लेकिन 2022-23 में लगभग 7 से 8 बार ये एसएससी या इन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो आगे हमें कोई भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मेरे भाई आपको। अब आपको समझना है कि सीरीज वाले जो सवाल होते हैं इनमें फॉर्मूला यूज होता है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो एक बार आप समझ लो। जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, जैसे 100 का स्क्वायर हो गया माइनस 99 का स्क्वायर हो गया प्लस 98 का स्क्वायर हो गया माइनस 97 का स्क्वायर हो गया, और फिर डॉट 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 पॉइंट पे चलेगा। चलो हम अलग से पॉइंट आपको समझाते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए बेसिकली थोड़ा समझाए, ठीक है, इधर ही होगा, इधर ही बता देता है। अब फिर डॉट डॉट चल रहा है और लास्ट में मान लो ये 100 से स्टार्ट हो गया, लास्ट में जा रहा है कहां तक भाई, तो जैसे विषम माइनस में होगा, इसका मतलब है कि माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तक जा रहा है। एक तो ऐसा सवाल हो सकता है, जैसे ये सवाल भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न ये है कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा कुछ दे रखा है। एक ये क्वेश्चन होता है और दूसरा एक क्वेश्चन और होता है, वो क्या है, सीधा भी हो सकता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट चलेगा। लास्ट में मान लो कि यहाँ पे क्या है 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एक से भी स्टार्ट हो सकता है या कहीं बीच में से भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं थोड़ा बीच में कर लेता हूं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है कि माइनस का 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है, इतना मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत करेगी। जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो क्वेश्चन एक से भी शुरू होता है, बीच से भी शुरू हो सकता है। अब चलो मुद्दे पे आते हैं, बात पे। आपको सबसे पहले दिमाग में ये बात रखनी है कि आपके सामने एक सीरीज का पैटर्न होता है जिसमें अल्टरनेट चिन्ह होता है। स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है, स्क्वायर होता है। दो तरह के सवाल है, इसमें बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर है, और इसमें पहले छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस बड़े नंबर का स्क्वायर है। देखो बेसिक मैं बता नहीं पा रहा आपको, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको, ये मेरा दावा है, ये बात की कंफर्म बात है कि आपको इससे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में सबसे पहले यहां आएगा पदों की संख्या, मतलब इस पूरी सीरीज में टोटल कितनी संख्या है, वो n नंबर हो गए। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ना है, और जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देना, बस आपको रिजल्ट मिलेगा। सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देना। इस वाले पैटर्न में भी सेम ही चीज होगी भाई, फर्स्ट नंबर टोटल, यानी टोटल सीरीज में नंबर कितने हैं और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस से समझ भी सकते हो ये बात, तो कि जब आप 100 के स्क्वायर में से 99 का स्क्वायर घटाओगे, मतलब जब आप बड़े नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर का स्क्वायर घटाओगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरे भाई जब आप 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर घटाओगे तो इस सीरीज का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। फर्क बस इतना होगा कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, बस। अब जैसे पहले तो इन 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं हम। जैसे इस क्वेश्चन में आप समझो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन करना है, तो पहले आप ये पता करो इस सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। तो भाई कहां से शुरू हो रहा है, 11 से लेके 100 तक है। तो टोटल 100 संख्याओं में से कितनी संख्या छूट गई, 10 संख्या छूट गई, नहीं तो n कितने हैं भाई, तो हम कहेंगे 100 में से 10 कम कर दो, 90 है इस पूरी सीरीज में n। तो सबसे पहले तो पदों की संख्या 90 हो गया। फिर क्या करना, आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ना है। तो 100 और 111, मतलब 100 और 11 को जोड़ना है तो 111 होगा, और इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो जब आप 2 का भाग देंगे तो ये 45 होगा, और 45 को जब आप 111 से गुणा करेंगे तो ये 5 4 9, एक बार 9 को और रिपीट कर दो, और ये इसका आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं भाई। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब 1 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा रहा है, इसका मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो फॉर्मूला वही होगा, नंबर टोटल सीरीज में नंबर कितने हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देना, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट होगा। अब बताओ 1 से लेकर 100 तक है, तो टोटल सीरीज में नंबर कितने हैं, 100 है, और आप फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर 100 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा, और भाग किसका देंगे, 2 का देंगे, और ये माइनस में होगा। तो जब 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 आएगा, और यहां से माइनस में रिजल्ट आएगा 0.505 आएगा। इस तरह से पैटर्न चलता है। तो अब एक क्वेश्चन हमने लिया है जो
एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लो। पहली बात तो आप ये देख लो ध्यान से कि आप 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा रहे हो, इसका मतलब प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, माइनस वाला नंबर छोटा होगा, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पदों की संख्या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो गया। और सबसे पहले आप देखेंगे इस पूरी सीरीज में टोटल n कितने हैं। तो भाई n निकालने का सीधा तरीका है, टोटल लास्ट वाला नंबर देखो ध्यान से समझना, लास्ट वाला नंबर 92 में होगा भाई। भले लिखने का तरीका है लेकिन आप समझ पा रहे हो कि लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। मतलब 3 से शुरू हो रहा है और कहां तक है, 92 तक है। तो आपको अगर नंबर निकालना है तो मैं कहूंगा टोटल 92 संख्याओं में से 3 से शुरू हो रहा है, तो शुरुआत की 2 संख्या छूटी है, 1 और 2, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 90। तो 90 तो नंबर हो गए। फर्स्ट नंबर कितना है, 3 है, लास्ट नंबर कितना है, 92 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 95 और भाग किसका देंगे, 2 का, और 2 का भाग देंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब 45 को अगर आप 95 से गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है इकाई अंक 5, 4275। आप सबसे ज्यादा तो स्पेशली मुझे ये कमेंट करके बताएगा क्या इस क्वेश्चन का इससे भी कोई आसान तरीका आपने देखा पहले, या आपको लगा कि इस क्वेश्चन का वाक्य में सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका। ओके, तो आज का सफर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सपोर्ट बनाने के लिए। और आप लोगों से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, रेस्पॉन्स बताएं। जैसे कई सारे स्टूडेंट ने बताया था कि लाइव क्लास लेना है, तो जल्दी देखो एग्जाम सीरीज, आरपीएफ की एग्जाम सीरीज के बाद में अगला कोई भी एग्जाम होगा, एनटीपीसी का किसी का, तो अगला जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले अपन लाइव क्लास ही स्टार्ट करेंगे। ओके भाई, ठीक है, तो धन्यवाद, सपोर्ट बनाए रखेगा।